अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में पहली बार। आत्मविश्वास और ऊर्जा का प्रतीक, स्मार्ट महिलाओं का आधुनिक बुटीक दी पनाश साड़ियाँ और ब्लाउज। आपको मिलेगी कैजुअल और फॉर्मल साड़ियाँ, पार्टीवेयर डिजाइनर साड़ियाँ, हैंडलूम साड़ियाँ, हैंड एम्ब्रॉयडरी की हुई साड़ियाँ, ब्राइड और ब्राइडमेड के लिए लहंगों की प्रीमियम रेंज, डिजाइनर और हैंड एम्ब्रॉयडरी किए हुए ब्लाउज के फैब्रिक्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। पहली बार पोर्ट ब्लेयर में दी पनाश। नमस्कार, न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं सेलुलर जेल के सामने वाले पार्क के यहाँ पर, और हम आपको ये बता दें, अभी यहाँ पर जो है सुनील गुप्ता जी, एक आम इंसान, उनका जो है उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो जिस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल किया गया है, रिसेंटली हमारे यहाँ पे अमित शाह जी का विज़िट हुआ था, तो CPIM पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के और BJP पार्टी के लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। ये पॉलिटिकल पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं जो रखने जा रहा हूँ एज ए सिटीज़न, क्योंकि मैंने भी वोट दिया है इस बार, तो मैं एज ए वोटर हम इसको कैसे देखते हैं, और आप लोग कमेंट करके मैक्सिमम बताइए कि मैं जो बोल रहा हूँ एज ए वोटर, एज ए आइलैंडर, सही है या गलत है। मेनली 3-4 काम हुआ है। अमित शाह जी आए तो 21 आइलैंड का नाम 21 परमवीर चक्रधारी के ऊपर रखा गया है। बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा काम हुआ है। नेताजी म्यूज़ियम बनाने का प्रपोज़ल एंड प्लस थोड़े कुछ और भी चीज़ें, रेस्टोरेंट ये वो बनाने का बात हुआ है नेताजी आइलैंड में। ये भी बहुत अच्छी बात है, सराहनीय बात है। एक रोपवे बनाने का बात भी आया है पोर्ट ब्लेयर से नेताजी आइलैंड के लिए, ये भी बहुत सराहनीय बात है। मैं BJP का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें ये बात बार बार आता था, हम जो करते हैं उसको आप सराहते नहीं हो। मैं सारा काम का आपका सराहना कर रहा हूँ, लेकिन सराहना करने का ये मतलब नहीं है कि उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया जाए। मैं एक एक करके पॉइंट्स में बताता हूँ। आपने जो रीनेमिंग ऑफ द आइलैंड्स किया है 21 परमवीर चक्रधारी पे, इस पे किसी को कोई डाउट नहीं है कि बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन इसमें देखने वाली ये बात है कि जो अंडमान निकोबार का जो हिस्ट्री है, जिसके लिए अंडमान निकोबार जाना जाता है, ये प्री इंडिपेंडेंस है, और परमवीर चक्र समवेयर रिलेटेड विद द पोस्ट इंडिपेंडेंस। इस बात को भी अगर हटाया जाए तो क्या आप ये जानते हैं कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए थे 29 से 31 दिसंबर 1943 में अंडमान में, तो एक शख्स जिनका नाम है श्री रामाकृष्णा, वो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के प्रेसिडेंट थे। ये जो पूरा प्रोग्राम है उन्होंने इसको कंडक्ट किया था। वो उनको लेने गए थे, उनको रिसीव किए, उनको रॉस आइलैंड जो आज नेताजी आइलैंड है वहाँ लेके गए, और जो झंडा फहराया उसमें भी थे। उन्होंने वेलकम एड्रेस दिया रामाकृष्णा जी ने, और उस टाइम में 1943 में उन्होंने यहाँ के जो भी कैदी और जो भी लोग रहते थे उससे कलेक्ट किया था 10,000 रुपये, और उन्होंने इंडियन लीग को डोनेट किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डोनेट किया था। इसका फ़ोटो भी आपको सेलुलर जेल या अंडमान के कोई भी म्यूज़ियम में मिल जाएगा, जहाँ में आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ऐसे करके दे रहा है और नेताजी सुभाष वहाँ से ले रहे हैं, और उसके नीचे लिखा रहेगा ये 10,000 रुपया है। अगर आप गूगल में जाकर एक करेंसी 10,000 रुपया का आज के डेट पे जो वैल्यू है निकालेंगे तो 10 लाख रुपये आएगा। आज के डेट में वो 10 लाख रुपये दिए थे। चलिए रुपया पैसा का बात हटाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जाने के एक हफ्ते के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया था और उनको सेलुलर जेल में ही रखा गया था। उनको ये बोला गया था कि आप अंडमान के जासूस हो, और उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया गया था। उनको 1-1.5 साल के लिए जेल में रखा गया था। तो जब ऐसे महान नेता प्लस बहुत सारे अंडमान के लोग इंडिपेंडेंस के थे, मैं लिस्ट बनाने बैठा तो
मेरे पास 100 लिस्ट बना है, 100 के ऊपर। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो अभी 21 डिपो का नाम रखा गया इनके ऊपर रखते, या इनमें से जो 100 अंडमान के लोगों का लिस्ट है, इसमें से कितने लोगों को इस प्रोग्राम में बुलाया गया था? जब प्राइम मिनिस्टर ने झंडा फहराया यहाँ पे, उसमें कितने लोगों को बुलाया गया था? और उसके बाद जितने ही प्रोग्राम होते हैं इसमें कितने लोगों को बुलाया गया था? ये लिस्ट आपको देखना है। ये लिस्ट मेरा नहीं है, ये लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है। एक वेबसाइट है amritmahotsav.nic.in, उस पर जाइए, वहाँ पे लिंक मिलेगा आपको, उसमें हिस्ट्री कॉर्नर है, हिस्ट्री कॉर्नर क्लिक करिए। उसके बाद अनसंग हीरो ऑफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स, वहाँ पे आप क्लिक करिए और वहाँ में आप सेलेक्ट करिए अंडमान निकोबार और साउथ अंडमान, तो ये सारे लिस्ट आपको दिखेंगे। इसमें जगदीश नारायण, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट का, इसमें अली बख्श खान, सोहन खान, ऐसे नाम बहुत सारे 100 नाम है, मैं गिन नहीं सकता, आप जाके चेक करिए, आपके दादा परदादा का नाम भी इसमें मिल सकता है। तो मेरा ये है कि ये जो नामकरण किया गया है, इसको भी अंडमान के जो अंडमान के लोकल लोग हैं, जो अंडमान के फ्रीडम फाइटिंग के लिए जो लड़ाई किए, उसको नाम अगर दे दिया जाता तो सोने पे सुहागा होता था। मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, नेताजी म्यूज़ियम इन रॉस आइलैंड। देखिए, मुझे बहुत बार ये लगता है कि ना अंडमान के लोगों को और अंडमान को एक आज़ादी का घंटा बना कर रख दिया है इस गवर्नमेंट ने, क्योंकि जब भी 15 अगस्त 26 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस होता है, बहुत हलचल होती है, सब कुछ आते हैं, लेकिन उन लोग सिर्फ नेताजी तक रुकते हैं, उसके नीचे नहीं आते। जैसे मैंने लोगों को गिनाया, अंडमान के जो लोकल लोग हैं उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता, उनके फैमिली फ्रीडम फाइटर के फैमिली को नहीं बुलाया जाता, उनको प्रशस्ति पत्र नहीं दिया जाता, उनको पद्मश्री नहीं दिया जाता। तो ये प्रॉब्लम है और ये इनको वोट बैंक दिखता है, क्योंकि अंडमान निकोबार मैक्सिमम बंगालीज है, नेताजी बंगालीज हैं, उसके बावजूद भी ये यहाँ के लोगों को नहीं करके बाहर के लोगों को करते हैं। ये बहुत गलत बात है। और अगर आप नेताजी म्यूज़ियम बनाना चाहते हैं, तो अगर आज के दिन में अगर देखा जाए, नेताजी सुभाष चंद्र अगर जिंदा होते, तो क्या उनको ये अच्छा लगता कि उनके नाम में ये म्यूज़ियम बनाया जा रहा है? इसके बावजूद एक टूरिज़्म के नाम में बनाया है। टूरिज़्म भी एक ढोलक बना के रख दिया है यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है टूरिज़्म के लिए। देखिए, एयरपोर्ट का क्या हुआ? अभी अमित शाह जी आए थे, उनके हाथ में पूरा कंट्रोल था। एयरपोर्ट खुलने का बात हुआ था, क्या एयरपोर्ट खुला? नहीं, उसके बारे में बात नहीं हुआ। क्या स्काई टचिंग जो रॉकेट प्राइस है एयरफेयर का, उसके बारे में अमित शाह से यहाँ के लोकल लीडर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने बात किया कि ऐसा प्रॉब्लम है, यहाँ में जो एयरफेयर है बहुत हाई है, उसको कम करने की बात हुआ? नहीं हुआ। आज अंडमान में सर्वेयर और चीफ सर्वेयर नहीं है, ये अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होना चाहिए। जो यहाँ का एक युवा है जो अपना एक बोट ला के डालता है, वो बोट का सर्वे 6-6 महीना 1-1 साल तक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ में बोट सर्वेयर करने के लिए नहीं है, सर्वे करने के सर्वेयर नहीं है और चीफ सर्वेयर नहीं है। तो इसको आप क्यों नहीं करते? नेताजी का म्यूज़ियम बाद में भी बन सकता है, ये बनना चाहिए 100%, लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। जॉली बॉय कोविड के बाद से आज तक खुला नहीं है। अगर आपको टूरिज़्म का इतना चिंता है, जॉली बॉय क्यों अभी तक बंद है? इस कारण से बंद है, ये किसी को पता नहीं। क्रोकोडाइल, जहाँ में टूरिस्ट क्यों आते हैं? क्रोकोडाइल अंडमान में समुद्र के वजह से, समुद्र में नहाना उनको है, लेकिन क्रोकोडाइल, लेकिन इसका सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए में भी क्रोकोडाइल्स हैं, क्या उन्होंने कोई भी एक बीच को क्रोकोडाइल की वजह से बंद किया? नहीं। दे रन द बोट। जब आपको अगर मान लीजिए सुबह 9 बजे स्विमिंग अलाउड करना है, 9 बजे से 12 बजे तक 2 मोटर बोट लगा दीजिए, 2 युवा को नौकरी मिलेगी, जॉब क्रिएशन होगा, उन लोग मोटर बोट चलाते रहेंगे। और मोटर बोट जब चलता है मगर नहीं आता है आसपास में, तो ये कर सकते हैं। कार्बाइन इसको बीच देखेंगे, वहाँ का जो जट्टी है पिछला तूफान में आके टूट गया, ऑलमोस्ट काफ़ी दिन हुआ, बना अभी तक नहीं बना। ये बनाया जा सकता था, नहीं बनाया। कार्बाइन इसको में भी कुछ दिन पहले हल्का फुल्का बारिश आया, सारे टूरिस्ट लोग निकल के आ गए वापस बाहर, क्योंकि बारिश में कोई भीगना नहीं चाहता। अब बाहर जब आ जाते तो उनके पास बाहर भी बैठने का शेल्टर नहीं है, उनके पास ओनली शेल्टर क्या है? उनका कार। अब कार में बैठ गए, चलो यहाँ से जाते।
अब वहाँ में जो बोट वाले हैं, वहाँ के जो लोकल टूर ऑपरेटर्स हैं, जो लोग क्या करेंगे, उनका एक दिन का खाना पानी रोजी रोटी गया। तो यहाँ पे एक रेन शेड बनाना चाहिए जहाँ पे कम से कम 50 लोग 100 लोग बारिश के टाइम में आके शेड ले और वेट करे बारिश ख़त्म होने का और दोबारा वो एक्टिविटी शुरू कर सके। लोकल ट्रैवल एजेंट मेनलैंड, हाँ ये बहुत अच्छा चीज़ है। देखिए, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन टूरिज़्म के लिए एक पैसा खर्चा नहीं करता मेनलैंड में एडवर्टाइजमेंट के लिए। ना टीवी में ऐड आता, न्यूज़पेपर में ऐड आता, कहीं नहीं आता। और उसको अंडमान को फेमस करने के लिए यहाँ के जो लोकल ट्रैवल एजेंट्स हैं ये जाते हैं मेनलैंड में अपना पैसा खर्चा करके स्काई हाई जो एयर फेयर है उस पर जाकर वहाँ के बड़े बड़े होटल में रुककर मार्केटिंग करते हैं। टूरिज़्म फेस्ट में जो IAM होता, ITM होता है, जो जितने फेस्टिवल है उसमें जाते और ऊपर से अंडमान निकोबार गवर्नमेंट एक बंदे से 10,000 चार्ज करता है अपने स्टॉल में एक आधा, नॉट एक, आधा टेबल देने के लिए। एक टेबल में 2 लोग बैठते हैं, 2 लोग से 10-10 रुपया। यही चीज़ जब मैं कर्नाटका में था, मैं भी टूरिज़्म में भाग ले रहा था, वहाँ मैं सिर्फ 5,000 रुपये लेते थे और एक पूरा टेबल मिलता था। तो आप ये देखिए कि यहाँ में जहाँ में ऐसा होना चाहिए कि यहाँ के जो लोकल ट्रैवल एजेंट है जो मेनलैंड जाते हैं कोई भी टूरिज़्म फेस्टिवल में, जहाँ अंडमान को रिप्रेजेंट करने के लिए, अंडमान को नाम बढ़ाने के लिए उनको एक तो सब्सिडी मिलना चाहिए एयरफेयर में, फ्री का उनको स्टॉल मिलना चाहिए। अंडमान निकोबार एक स्टॉल बुक करे पूरा, उसमें इनको फ्री में दे या 1,000 रुपया 2,000 में दे कम से कम। 10,000 लेने का कुछ औचित्य समझ में नहीं आता है। लाइट एंड साउंड शो जो पीछे कितने सालों नहीं, कितने महीने, 6-7 या 3-4 महीने से बंद था, क्या हुआ? रिनोवेशन चल रहा है, अभी तक खोले। टूरिस्ट को लाइट एंड साउंड शो नहीं मिलता है, जॉली बॉय बंद है, टूरिस्ट आएगा क्यों भाई? आप टूरिज़्म ये हो गया बोलते हैं। GST का अवेयरनेस आप नहीं कराते हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ। एक 20 लाख एग्जेम्प्ट है। अगर आप एक ट्रैवल एजेंट हो या कोई भी आपका सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है और आपका टर्नओवर 20 लाख है, आपको GST लेने की ज़रूरत ही नहीं है और आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए 40 लाख से। तो ये GST का आपको अवेयरनेस करना चाहिए। यहाँ में सारे लोकल ट्रैवल एजेंट के पास GST लेकर सब लोग बैठे हैं, सब लोग GST भरना, ये करना, वो करना, उस पर अपना आधा टाइम वेस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट में आते हैं, रोपवे बिटवीन द नेताजी आइलैंड एंड द पोर्ट ब्लेयर। अगर मैं बोलूं, आप अगर सर्च करें 2015 या 2016 का 1 अप्रैल फूल के दिन मैंने एक आर्टिकल लिखा था अंडमान शिखा में, जिसको बोलते हैं अप्रैल फूल प्रैंक, मतलब झूठ या फन का खबर ऐसा कुछ करने का। और इसमें मैंने ये लिखा था कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन माउंट हैरियट से जो रॉस आइलैंड था उस वक्त, वहाँ के लिए एक रोपवे बना रहा है। एक प्रैंक लिखा था मैंने और उसके ऊपर ही ये काम हुआ है। और मैं बताऊं कि अगर आप पोर्ट ब्लेयर से अगर रॉस आइलैंड के लिए रोपवे बनाते हैं तो यू आर गोइंग टू किल द ट्रैवल एजेंट्स एंड टूर ऑपरेटर्स। क्यों? एक काम कैसे करता है देखिए, अभी होटल से ट्रैवल एजेंट गाड़ी में बैठा के टूरिस्ट को लाता है कहाँ तक? जेटी तक। जेटी से वहाँ से जो लाया तो कार वाला कमा लिया, जो ट्रैवल एजेंट कमा लिया, वापस लाया तो कुछ लोग बुक करके आते हैं, कुछ लोग नहीं बुक करके आते। तो यहाँ में उन लोग को मानिए कमीशन को नहीं, जो लोग है बातचीत करके नेगोशिएट करके उनको आगे तक ले गया तो उनका वो भी कुछ कमा लेते हैं। एक सेकंड उनका कमाई हुआ, थर्ड बोट वाले का कमाई हुआ, बोट लेके गया, बोट का जो एम्प्लॉय है उसका कमाई हुआ। अब रोपवे बन गया तो क्या होगा? वो जो कार है, कार लेकर आ जाएगी रोपवे तक लोगों को, लोग रोपवे में चल के चले जाएंगे। अब फायदा किसको होगा? ये पूरा चीज़ जो एक सिस्टम बना है पूरा इसका वेस्ट हो जाएगा। इसी चीज़ को अगर घुमा कर किया जाए, जैसा मैं बोल रहा था कि माउंट हैरियट से अगर एक रोपवे बनेगा कहाँ तक? रॉस आइलैंड तक, तो इसके फ़ायदे कितने होंगे देखिए। अभी एक गाड़ी आपको, जो आदमी होटल से जो बेरना पार्क तक आता है अभी 300 रुपये में होता है, लेकिन उसको जाना पड़ेगा माउंट हैरियट। एक तो उसका गाड़ी का फ़ायदा होगा, गाड़ी का उधर 1200-1500 लगता है, तो एक जो गाड़ी है वो गाड़ी ज़्यादा चलेगी, एक ज़्यादा पैसा मिलेगा। वहाँ से रोपवे से आएगा बंदा कहाँ?
रॉ साइलैंड में। रॉ साइलैंड से उसको पोबलर आने के लिए वापस बोट चाहिए, तो वापस वो बोट में चलेगा, बोट से पोबलर पहुंचेगा। तो ये जो सिस्टम है बना रहेगा, प्लस ये इंक्रीज्ड वैल्यू देगी आपको। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। वी शुड ऑफर द टूरिस्ट विद द ऑप्शन, नॉट द कंपल्सन्स। अब आप बोलोगे, बहुत से लोग बोलेंगे ये मुमकिन नहीं है, मोदी है तो मुमकिन है, राइट? तो आप ही बोलोगे, तो ये पॉसिबल है अगर करने का मन हो। अगर हम इंडिया में स्टैचू बना सकते, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो इतना इनकम देती है, तो पॉसिबल है बनाना। और इसके बाद में कुछ छोटे छोटे पॉइंट से प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच हुआ था उसमें एक उन्होंने बोला था कोविड के बाद अंडमान का टूरिज्म डबल हो गया। ये स्टेटमेंट का मतलब आप समझिए। ये तो हो नहीं सकता कि प्राइम मिनिस्टर झूठ बोले, हो ही नहीं सकता। तो इनको ये कौन बोला? ये एक बंदा होता है, ये एक ऑफिसर होता है जो उनका स्पीच लिखता है। तो प्राइम मिनिस्टर कभी भी कहीं भी जाकर स्पीच देता है, उनका स्पीच जो ऑफिशियल स्पीच है, जो पार्टी करना होगा, तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रिपेयर करता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उनसे झूठ बुलवाया। अगर मैं बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद जी बैठे थे, जो टूरिज़्म के यहाँ के बहुत बड़े एसोसिएशन के मेंबर हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कोविड के बाद अंडमान में टूरिज़्म डबल हो गया? ये सही है या गलत है, बताइए। और इसके लिए कोई एक छोटा बच्चा ही बता देगा। जब आधी फ्लाइट हो गई, फ्लाइट हफ्ते में 3 दिन हो गया, तो इसको बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और अंडमान का जो टूरिज़्म है ना, इसको बॉटल नेक टूरिज़्म बोलते हैं। बॉटल नेक इन द सेंस, एक बोट बंद, एक आपका फ्लाइट बंद हो गया, टूरिज़्म ख़त्म। अगर वो बॉटल का नेक में जितने आप फ्लाइट दोगे उतना बढ़ेगा, जितना फ्लाइट कम करोगे उतना कम होगा। सेकेंड बॉटल नेक है यहाँ का वेदर। यहाँ का टूरिस्ट आ गए, यहाँ वेदर ख़राब हो गया तो सारी एक्टिविटी बंद, हैवलॉक आना बंद, हैवलॉक जाना बंद, लोग का परेशानी बढ़ जाती है। सेकेंड पॉइंट है, हमारे रंगनलाल हल्दर जी बोले थे 22 करोड़ के आसपास कुछ एक्सपेंस हुआ है, और हमारे बीजेपी के प्रेसिडेंट जो बोल रहे थे नहीं हुआ है। तो इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। रंगनाल हल्दार जी ने बोला 2 + 2 = 7। अब बीजेपी वाले बोले 2 + 2 7 नहीं होता है, तो कितना होता है बताइए। वो बोल रहे हमें नहीं मालूम। जब आपको मालूम नहीं है तो 2 + 2 7 नहीं होता, ये कैसे मालूम आपको है? तो आप पता करिए कि 2 + 2 4 होता है या 2 + 2 7 होता है। तब तक 22 करोड़ ही रहेगा। फिर अमित शाह जी ने एक स्टेटमेंट बोला था, आयुष्मान भारत में अंडमान के लोगों को 5 लाख रुपए मिलते हैं। मैं बीजेपी के सारे और कांग्रेस के भी सबको बोल रहा हूँ, मुझे ऐसे 5 लोगों का नाम बता दे, एड्रेस बता दे, जिनको 5 लाख पूरा मिला है। हॉस्पिटल में आ जा रहा हूँ काफ़ी दिनों से, यहाँ में आपको बहुत बार न्यूज़ में आता है या फेसबुक में, व्हाट्सएप में आता है, वहाँ में लोग पहुँच गए, उनके पास वहाँ का जैसा मेयर्ट हॉस्पिटल है, जो भी हॉस्पिटल है, वो बोलता है हम एडमिशन नहीं लेंगे। मुझे खुद बहुत बार कॉल्स आए हैं कि हमें ऐसा हो गया है, वो एडमिशन नहीं लेते। हम लोग बोलते हैं आयुष्मान भारत, तो बोलते हैं हम नहीं मानते, आपको पहले पैसा दे के एडमिशन होने लेना होगा, पैसा देना होगा, जाकर क्लेम करना होगा। व्हाटएवर, ये प्रॉब्लमेटिक है। अमित शाह जी ने बोला था एक 20 मेगावाट पावर जनरेशन शुरू हो गया है, सोलर का या किसी का है। मैं इसमें नहीं जाता हूँ कि शुरू हुआ या नहीं हुआ। मुद्दा ये है कि क्या हमारे घर में 24/7 करंट आता है या नहीं। नहीं, कोई भी अंडमान का एक ऐसा घर हो बताए मुझे जहाँ में 24/7 करंट आता है। तो 20 मेगावाट लगाए, 10 मेगावाट लगाए, 1000 मेगावाट लगाए, डज नॉट मैटर। What matter is whether I get enough or sufficient electricity or not. No आंसर है। अमित शाह जी ने बोला अंडमान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। पहले तो मैं आप लोग से पूछना चाहता हूँ आत्मनिर्भर होता क्या है। जैसा विनोद भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, आत्मनिर्भर मतलब फिशरीज आत्मनिर्भर हो गया, एग्रीकल्चर एक्सक्यूज़ मी, एग्रीकल्चर कहाँ आत्मनिर्भर हुआ? आप जो आलू खाते हो, टमाटर खाते हो, ये आता है बाहर से।
जो चावल खाते हो, जो गेहूँ खाते हो, जो आटा खाते हो, बाहर से आता है। अंडमान आत्मनिर्भर नहीं है इसमें। आपके जो मेडिकल पूरा है यहाँ का सिस्टम, आप रेफ़र करके भेजते हो बाहर पेशेंट को, थोड़ा सा क्रिटिकल चीज़ में आत्मनिर्भर कहाँ से है? आत्मनिर्भर अंडमान है नहीं। और अंडमान को सिंगापुर बनाने की बात कर रहे हो आप लोग, लेकिन सिंगापुर इतना बनना इतना आसान नहीं है। सिंगापुर बनाने के लिए मेहनत करना होता है। देखिए ऊपर का लेवल जो मिनिस्टर लेवल है, दे आर वर्किंग वेरी गुड, बट यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट है ये पूरा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं मोदी जी को और अमित शाह जी को। वो बोलते हैं दे आर क्वाइट गुड एंड एफिशिएंट, उन लोग को काम अच्छा करना है, लेकिन यहाँ का जो ब्यूरोक्रेट है, यहाँ का जो पॉलिटिशियन है, ये जाते हैं वहाँ फ़ोटो खिंचा के आ जाते हैं, बात कुछ नहीं करते हैं, यू नो। तो ये सारे प्रॉब्लम हैं। अभी हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अमित शाह जी आए हैं, ठीक है, डॉलीगंज का रोड बहुत अच्छा बन गया, आई एम एटलीस्ट मैं तो खुश हूँ। अब इसको भी मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से देखता हूँ कि यू नो घर है, 5-10 घर है, ठीक है, 5 घर में बच्चे एकदम भूखे नंगे मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी को आना इस घर में, मोदी जी को या अमित शाह जी को। अब इस घर के बच्चे हष्ट पुष्ट है, इनको खाना पीना मिल रहा है, देयर फादर इज अर्निंग गुड, लेकिन इनको खिलाया जा रहा है ज़बरदस्ती। नहीं नहीं अमित शाह जी आ रहे हैं, खाओ मोटा हो करके, लेकिन ये 5 वाले बच्चे भूखे नंगे मर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो जैसा मेरा दिमाग में ये है कि जैसा इलेक्शन से पहले होता है कि उसको क्या बोलते हैं भाई, जिसको कुछ काम नहीं कर सकते इलेक्शन से पहले, हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी ऐसे जो मिनिस्टर्स हैं प्लस जो भी प्राइम मिनिस्टर जहाँ भी जाए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। 2 महीना में आप कुछ नया चीज़ बना ही नहीं सकते। खाली सिक्योरिटी मेजर का चीज़ आप कर सकते हो, या आप नया रोड नहीं बना सकते, नया ब्रिज नहीं बना सकते। लोकल जो लोग जाते हैं वैसे ही आप जाइए वहाँ पर, दैट्स डिफरेंट थिंग। हाँ, मैं इस पॉइंट में आ रहा था, अमित शाह जाने के बाद मैं ये सोच रहा था बीजेपी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कि 100% जॉब रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ, फिलिंग ऑफ 10,000 जो पोस्ट है अंडमान में खाली उसका क्या हुआ, जीबी पंत के स्टेटस का क्या हुआ, और नेशनल हाईवे के बारे में सब लोग अभी लड्डू बांट रहे हैं। सॉरी, ये लड्डू आप नहीं खा सकते। ये हाई कोर्ट के जज ने संज्ञान लिया है, उन्होंने एक डेडलाइन दिया 31 मार्च, आई वॉज प्रेजेंट ऑन द डे कोर्ट में, उन्होंने एक डेडलाइन दिया 31 मार्च के अंदर एक बनना चाहिए करके। ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप वो जाके वहाँ में नितिन गडकरी के साथ फ़ोटो खिंचा के आ जाओगे, यहाँ में न्यूज़ में छाप दो कि हमने किया, नो सॉरी। महू फ्लैट जेट्टी के बारे में क्या हुआ, ये सब अगर बोलते आप लोग, जी पंत हॉस्पिटल का कंडीशन कब अच्छा होगा, तो बहुत ही अच्छा होता है। बट लेकिन मैं मानता हूँ ऐसे एक नागरिक होने के नाते, भारत का प्राइम मिनिस्टर, भारत का होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब का एक रेस्पेक्ट होता है, एक इज्जत होती है, और हम उसको पूरा तरीके से मानते हैं। उसके लिए एक प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है ये। लेकिन जहाँ में आपने 3-4 अच्छे काम किए हैं, क्वेश्चन तो उठता है। और मैं जनता से बोलता हूँ, अगर आपको मेरा पॉइंट ख़राब लगे तो प्लीज़ सारे यूट्यूब चैनल्स जो भी है अपलोड करेंगे इसको वीडियो, आप उसमें कमेंट करिए कि मैंने सही बोला या गलत बोला। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह जी के दौरे में अमित शाह जी ने जितने भी बात कही, और इवन कई पार्टीज़ ने जितने भी बात कही, और हमारे पब्लिक के लिए जो चीज़ होना चाहिए था वो हुआ कि नहीं, ये सब बात जो है सुनील गुप्ता जी ने हमसे शेयर किया। और हम आपको ये बताते हैं, सुनील गुप्ता जी जो है एक सोशल एक्टिविस्ट है, उसके साथ साथ उन्होंने वार्ड नंबर 9 से जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, बट किसी कारणवश जो है उनकी उस वार्ड से जो है हार हो गई। लेकिन उसके बाद से ही वो जो है अपना काम जो है बराबर कर रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज भी कुछ विषय लेकर वो हमारे पास आए थे, और हम आशा करते हैं कि ये जो विषय है और देखकर इसमें आप कमेंट्स कीजिए, क्या सच है क्या गलत है। इसी के साथ ही मैं रोहित, कैमरामैन महेश के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।